हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सीट जो कि वॉल्यूम 2 का है, इसका जो है प्रैक्टिस सीट नंबर आज एक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें जो है सभी 75 जीके जीएस प्रश्न को डिटेल के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। ये जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का सेट है ये न्यू पैटर्न पर आधारित है और ये जो है वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 जो है हमने पूरा करा दिया है। अगर आप लोग वॉल्यूम 1 को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जो है आप लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार एसएससी के 1 से 15 तक देख सकते हैं। इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस पे जो है जितने वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में जब हम HCl की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान जो है इसका घट जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलियन मान अधिक हो जाना, बिलियन अधिक अम्लीय हो जाना और pH मान जो है ये घट जाना। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन जो है जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है यानी संश्लेषण करता है, या फिर जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थ से वियोजित करता है यानी डिकम्पोज होकर उसका गुण एवं वैशिष्ट बदल जाता है, तो जो है ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो लोहे का जंग लगना, अगरबत्ती का जलना या दूध का फटना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें इसमें घटना जो है ये रंग में परिवर्तन आ सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है यानी कोई गैस बन सकता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नायलॉन की बात करें तो नायलॉन जो है एक फाइबर है। नायलॉन क्या है तो ये एक फाइबर है। पीवीसी की बात करें तो पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक है, यानी पीवीसी ये 2 का 1 हो जाएगा। बाइकेलाइट की बात करें तो बाइकेलाइट जो है ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है, यानी 3 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन जो कि फाइबर है, पीवीसी जो कि थर्मोप्लास्टिक है और बेकेलाइट जो कि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट जो होता है ये वाट होता है। वाट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है ये विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। एम्पियर जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और जूल की बात करें तो जूल जो है ये कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पे जो है जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना की बात करें तो हरगोविंद खुराना को जो है ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यूसी और निरेगबर्ग और रॉबर्ट ब्ल्यू हॉली के साथ जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार ये 1968 में दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को जो है ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन ये जो है जीवित जीवों के मृत अवशेष से जो है ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित जीवों के मृत अवशेष से, जीवित जीवों के मृत अवशेष से जो है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया जो है ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल एवं स्थल जब दोनों पे जो है पशु रह सकते हैं तो इसे जो है
एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जंतु जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों स्थान के जीवन के लिए उपयोगी होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुपात घटता या फिर बढ़ता रहता है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मेढक, टोड, ये सभी जो है ये एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं, यानी उभयचर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मशरूम में पाए जाने वाला पोषक का साधन है। मशरूम में पाए जाने वाला पोषक का साधन की बात करें तो मृतोपजीवी जो है ये मशरूम में पाए जाने वाला पोषक साधन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण मशरूम के पोषण का तरीका है, जो कि जीव जो मर जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ की क्षय करते हैं उनका उपयोग मृतजीवी पोषक में भोजन के रूप में किया जाता है। इसलिए मशरूम अपने भोजन के लिए जो है मृत एवं सड़े गले जैसे कि कुछ अवयवों पर आधारित ये मृतजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से किस समय चल सकती है? पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से ये शीतकाल में चलती है। शीतकाल में जो है पेंडुलम घड़ी तेज़ी से चलती है, क्योंकि इसका आवर्त पथ एवं आवर्तकाल जो है शीत ऋतु में घट जाता है, जबकि ग्रीष्म में इसका आवर्त पथ एवं आवर्तकाल जो है ये बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में जो है ये धीरे धीरे चलती है और यह जो है सुस्त हो जाती है गर्मी के दिनों में। अगला प्रश्न है कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का महत्वपूर्ण देन की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण देन जो है ये एम.एन. साहा की है। तो एम.एन. साहा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है आयनीकरण का सिद्धांत सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद साहा ने प्रतिपादित किया था। एम.एन. साहा यानी मेघनाद साहा। सी.वी. रमन की बात करें तो सी.वी. रमन को जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव यानी क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन एवं खोज के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता जो है ये घटती है। तो घटना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है यानी श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में सिरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिससे जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव में कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या फिर अंग मौजूद होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम आदि में जो है मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? कौन जो है अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? इनका नाम जो है विलियम हेनरी ब्रैग है। विलियम हेनरी ब्रैग जो कि वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ जो है संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हेनरी ब्रैग। अगला प्रश्न है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? एक सितार की बात करें तो सितार में जो है ये जो है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। तो अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ तरंगें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रमागी और अनुप्रस्थ तरंगें। ये जो है एक सितार में उत्पन्न होती है। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें जो है एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण में जैसे कि स्वरमापी के तार का एक सितार गिटार के तारे में होता है, इसे जो है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करते हैं इसके लिए जो है ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना पड़ेगा। यानी ध्वनि के कंपन के आयाम को जब हम कम करेंगे तो किसी भी ध्वनि की तीव्रता को कम कर सकते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण की बात करें तो इसमें जो है अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवरक्त तरंग जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्घ्य जो है दिश प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग जैसे कि लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण करने, रात्रि दृष्टि आदि में जो है सैनिकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे अधिकतम ऊर्जा की बात करें विकरणों में से तो ये जो है सबसे अधिकतम ऊर्जा ये एक्स किरणों की होती है। तो एक्स किरण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? ओजोन अणु के कोणीय आकृति की बात करें तो इसमें जो है 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। तो 2 सिग्मा और 1 पाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं जो कि ओजोन अणु में होते हैं, ओजोन यानी O3। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है? जब किसी चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो है धारा का रासायनिक प्रभाव ये जो है इंगित करता है। विलयन का रंग बदल जाता है, ये जो है धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विलयन होता है? श्वसन प्रणाली की बात करें तो श्वसन प्रणाली में जो है एल्वियोली में जो है ये गैसीय विलयन होता है। एल्वियोली में गैसीय विलयन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। इसमें जो है श्वसन प्रणाली में गैसीय विलयन होता है, जहाँ जो है फेफड़े एवं रक्त श्वसन प्रणाली के दौरान ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान करते हैं। वायु में सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन जो है एल्वियोली में होकर रक्त में जाती है, फिर जहाँ से वह पूरे शरीर में ऊतक तक जो है रक्त को पहुँचाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है? एयर कंडीशन की बात करें तो एयर कंडीशन के रूप में जो है ये नासिका कार्य करता है। तो नासिका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य जो कि सामान्य रूप से अपनी नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। जहाँ तक कि हमारे शरीर की बनावट मुंह द्वारा श्वसन का प्रतिरोध करती है। नासिका श्वसन का प्रमुख कार्यात्मक भूमिका फेफड़ों के आंतरिक वातावरण को जो है बनाए रखने में, वायु में उपस्थित अशुद्धियों एवं बाहरी कणों से जो है ये बचाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिका। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं की बात करें तो मरुस्थलीय पौधे की जो विशेषताएं होती है, ये रेगिस्तानी पौधे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम जो है पानी वाष्पीकृत करते हैं। रेगिस्तानी पौधे जो है पत्तियां या फिर पत्तियों को जो है ये अनुपस्थित होती है जब वह जो है छोटी होती है या फिर कांटेदार आकार की होती है रेगिस्तानी पौधे, और यह जो है बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से होने वाली पानी के नुकसान को जो है कम कर देती है। यानी पत्तियां जो है ये गिरा देती है, इसलिए जो है ये पानी को जो है बाष्पोत्सर्जन कम कर पाती है। ये भी जो है रेगिस्तानी पौधे में गुण पाया जाता है। अधिकांश रेगिस्तानी पौधे की जड़ें जो है पानी सोखने के लिए मिट्टी में बहुत गहरी यानी बहुत जो है गहराई तक जाती है। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन इसका क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है कि ये बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगला है कि इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है, ऐसा बात नहीं है। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां जो होती है ये जो है पत्तियां छोटी छोटी होती है और ये बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं। ये सही बात है कि ये जो है बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी सोखते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे में जो है मरुस्थल में जो है पानी की मात्रा कमी होती है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है ताकि जो है ये पानी मिट्टी से ले सके। तो ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा सबसे अधिक की बात करें तो तांबे की मात्रा सबसे अधिक जो है ये कांसा में होती है। कांसा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल में 68 से 71% तक जो है तांबा एवं शेष और जस्ता उपस्थित होते हैं। कांसे की बात करें तो इसमें जो 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग जो है 50% होती है। गन मेटल की बात करें तो गन मेटल में जो है 85% तांबा और 10% टीन, साथ ही जो है 5% जिंक उपस्थित होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि की बात करें तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें जो है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। यह पौधे के प्रजनन एवं संकरण पर जो है एक शोध था जिसने जीवित जीवों में वंशानुक्रम के नियमों के अध्ययन में जो है इनकी मदद की थी। अगला प्रश्न है कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग की बात करें तो इसे जो है क्या कहते हैं, ये परागन कहलाते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग जो कि परागन कहलाते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग जो कि स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला जो कि शीतल महाजन बनी है। तो शीतल महाजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया और यह जो है कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसे करने वाली वह जो है पहली महिला बन गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीतल महाजन। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, ये जो है वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 2024 में भारत रत्न से जो है टोटल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5। वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक जो कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब तक वर्ष 2024 तक जो है मार्च 2024 तक में जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या अगर पूछे तो 53 व्यक्ति टोटल जो है अब तक मार्च 2024 तक भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तो ये 53 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2023 में ये किन्हें देने जाने की घोषणा की गई है, तो ये जो है स्वामी राम भद्राचार्य और फिर गुलजार, ये दोनों को जो है 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी राम भद्राचार्य और गुलजार, ये दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दी जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विजेता कौन बनी है। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विजेता की बात करें तो ये जो है क्रिस्टीना पिसजकोवा जो है ये 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विनर बनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर तेज कहाँ आयोजित किया गया। बोंगो सागर 2023 की बात करें तो ये जो है भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया और ये जो है विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। तो विशाखापत्तनम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11 रूल्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं ये चेतन भगत हैं। चेतन भगत जी के द्वारा जो है 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक लिखा गया है। चलिए तो मैं अब कुछ पुस्तक का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। 14 डेज पुस्तक के लेखक जो है मार्गरेट एटवुड हैं। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ये पुस्तक के लेखक जो हैं ये ली कोनेन है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय का मेदांता कॉर्नलेव 2023 का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन जो है ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो नीतीश कुमार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव जो है 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस पंचायत को जो है बाल हितैषी ग्राम पंचायत दिया गया है, तो ये जो है ये कोसियावा को दिया गया है। कोसियावा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा के एकंगर सराय की कोसियावा ग्राम पंचायत को जो है बल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है।
सुरसंड सीतामढ़ी की बगड़ी ग्राम पंचायत को जो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अधिकारिता पुरस्कार के लिए जो है केवल एक जिला परिषद जो कि नालंदा का चयन किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए रोहतास के अखोरी गोला, गया के इमामगंज, औरंगाबाद के कुतुम्बा पंचायत समिति का चयन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2022 से 23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है। पीएम जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो 22-23 में जो है सर्वाधिक लाभार्थी की बात करें तो ये जो है ये बिहार के रहे हैं। बिहार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है 2023 में ये लियोन मेसी के द्वारा जीता गया है। तो लियोनेल मेसी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपना ब्रांड एम्बेसडर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है हाल ही में ये एमएस धोनी को नियुक्त किया गया है। तो एमएस धोनी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसके जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है। महात्मा गांधी के दांडी मार्च की बात करें तो दांडी यात्रा जो है या फिर नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक जो है कार्यक्रम था, जो कि दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ जो है यह प्रतिरोध एवं अहिंसा विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में जो है ये चलाया गया था। इसमें गांधी जी के द्वारा जो है साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ जो है 241 मील की यात्रा पर ये जो है अरब सागर के तटीय शहर दांडी से पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। तो इसमें क्या क्या कार्य हुआ था, तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और ये जो है नमक कानूनों के प्रावधानों का अवहेलना करना इसमें भी हुआ था और पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना ये जो है ये भी जो है दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। लेकिन विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना ये जो है दांडी मार्च से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो है ये 1857 के विद्रोह के दौरान दिया गया था। ये बहादुर शाह ने जो दिए थे और ये जो है वक्त खान को दिया था। तो वक्त खान ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है स्थापित सभा की गई थी ये रहनुमाई माजदयान सभा की गई थी। तो रहनुमाई माजदयान सभा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कुछ हम संस्था के नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुआ था, जो कि आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार जो कि 1930 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। और सोशल सर्विस लीग 1911 में जो कि श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन जो है ये 1927 में किया गया था। तो 1927 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में जो कि पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की विदेशी नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था। गुजराल सिद्धांत की बात करें तो ये जो है एच.डी. गौड़ा यानी एच.डी. देव गौड़ा के कार्यकाल में जो है गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस समय जो है विदेश नीति इस समय जो है भारत की विदेश नीति जो कि गुजराल सिद्धांत पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए नियमों का संलग्न किस ग्रंथ में मिलता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के बनाए गए नियमों का संलग्न की बात करें तो ये जो है
ये विनय पिटक में मिलते हैं। तो विनय पिटक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में जो है ये मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था ये विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में जो है ये हुआ था, जो कि कौशाम्बी में हुआ था। और गुप्त वंश का संस्थापक जो कि श्रीगुप्त एवं अंतिम शासक जो कि विष्णुगुप्त थे। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। एक विशाल हाथी की बात करें तो यह जो है संकिसा स्तंभ पर स्थापित किए गए हैं। संकिसा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकिसा पर जो है मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यह जो है वर्ष 1940 के रायगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य जो है ये 5 वर्षों तक कांग्रेस के कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों के में जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। पांडुलिपि की बात करें तो इसका महत्व जो है ये राजाओं के जीवन, पांडुलिपि ये जो है राजाओं के जीवन का चर्चा की प्राप्ति है। प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा है और इसमें जो है ये धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा है। यानी इसका राइट आंसर जो है 1, 2, 3 यानी केवल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडुलिपियों का क्या महत्व है तो प्राचीन ज्ञात विज्ञानों की बातों की चर्चा की गई है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति की गई है, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा की गई है। लेकिन इसमें जो है स्तंभ लेखों के अध्ययन में इसकी चर्चा जो है नहीं की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। अफगान मूल की बात करें तो अफगान मूल के जो है ये लोदी थे। लोदी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक जो कि अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना जो कि बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में किया गया था। इस वंश का शासनकाल जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अंतिम लोदी शासक जो कि इब्राहिम लोदी था, जिसको जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने जो है ये मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी लोदी वंश के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी और ये जो है ये 1526 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था, ये कौन सा है। भारत में प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था, ये जो है ये बलबन का मकबरा था। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा जो कि ये है शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ मकबरा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाले फारसी का प्रथम कवि की बात करें तो ये जो कवि हैं ये है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है 1325 से 51 के बीच जो है ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी कर दिया था। अफगान षड्यंत्र की बात करें तो अफगान षड्यंत्र जो है ये अफगान षड्यंत्र जो कि 1296 में हुआ था। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है ये 1325 में हुआ था। और यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। 1192 यानी इसका राइट आंसर जो है
सबसे पहले 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी 4 पहले होगा, तो यह ऑप्शन ए में है, 4 पहले। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो कि 1325 में हुआ था। 1296 में अफगान षड्यंत्र हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है राजधानी स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद, ये जो है 1325 से 51 के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान या फिर प्रमुख का चुनाव कौन कराता है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है ये पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें तो संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये जो है संघीय सरकार का सबसे प्रमुख यानी महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माता हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है ये 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था, तथा अंतिम बैठक जो है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की जो है ये नियुक्ति होती है। नियुक्ति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। सरकार का संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री में ही वास्तविक कार्यकारी की शक्तियाँ निहित होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहा जाता है। उपसौर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है ये परिवर्तन होते रहता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को जो है उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी के दिन होता है। उपसौर के दौरान जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच 14.71 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी की स्थिति को अपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अपसौर की बात करें तो अपसौर जो है ये 4 जुलाई के दिन होता है। उपसौर पूछे तो ये जो है 3 जनवरी के दिन, और अपसौर जो है 4 जुलाई के दिन होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों जो है भूटान के साथ सीमा साझा करती है। परंतु मेघालय की बात करें तो ये जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जनजातीय समूह दिया हुआ है और देश दिए हुए हैं। यहूदी की बात करें तो यहूदी जो है ये इजराइल में रहते हैं। टेढ़ा की बात करें, टेढ़ा जो है ये लीबिया में पाया जाता है। टेढ़ा लीबिया, यहूदी जो है ये इजराइल में। बेजा की बात करें तो बेजा जो है ये मिस्र में पाया जाता है। और लूर की बात करें तो यह जो है ईरान में पाया जाता है। यानी 1 का 4, 2 का, बी का 3, और ये जो है ये ऑप्शन डी में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी जो कि इजराइल। टेढ़ा की बात करें तो टेढ़ा जो है ये लीबिया। बेजा की बात करें तो बेजा जो है मिस्र, और लूर जो है ये ईरान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। उच्चतम स्तर की बात करें तो आकाश में उच्चतम स्तर में जो है ये पछाब कपासी मेघ दिखाई पड़ते हैं। पछाब कपासी मेघ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पछाब कपासी मेघ जो कि आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। पछाब मेघ जो कि पक्षी के पंख के समान दिखाई पड़ते हैं। इस मेघ में हिमकरण होती है जिसे मोतियों का माला कहा जाता है। चक्रवातों के आगमन से पूर्व
आकाश में पच्छाव मेघ देखने को मिलता है, जो कि स्तरीय मेघ मध्यम ऊंचाई के विभिन्न रंगों में दिखाई देने वाली मेघ है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे 4 नदियों का नाम दिया गया है। लंबाई के दृष्टि से इन नदियों को घटता हुआ क्रम, यानी सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक इससे जो है लिखना है। सबसे लंबी की बात करें तो सबसे लंबी जो नदी है ये गोदावरी नदी ऑप्शन के हिसाब से है। ये जो है 1465 किलोमीटर है। महानदी की बात करें तो महानदी की लंबाई जो है ये 851 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई, कृष्णा की लंबाई जो है ये 1400 किलोमीटर है। और यहाँ पे बात करें नर्मदा की तो नर्मदा की लंबाई जो है ये 1312 किलोमीटर है। यानी सबसे पहले किसे लिखना है तो सबसे पहले जो है सबसे लंबी नदी को लिखना है। सबसे लंबी नदी ऑप्शन के हिसाब से कौन सी है तो ये गोदावरी है, यानी 3 पहले, उसके बाद जो है 2, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 किस में है तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। गोदावरी सबसे लंबी ऑप्शन के हिसाब से 1465, कृष्णा जो कि 1400, नर्मदा जो कि 1312 किलोमीटर और महानदी जो कि 851 किलोमीटर है। तो सारे बिंदु को आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई होती है। समुद्री मील जो कि भारतीय तट सीमा से बात करें तो ये जो है 12 समुद्री मील लगभग जो है 21.9 किलोमीटर फैली हुई होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रीय सीमा जो कि 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर तक होता है। भारत का क्षेत्रीय सीमा अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई होती है। इस सीमाओं में राज्यों की संप्रभुता अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय का भाग है। काराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है और करेवा जो कि कश्मीर हिमालय का भाग है। लेकिन कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा जो है जम्मू कश्मीर में और ये जो है ये लघु हिमालय का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा लघु हिमालय का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत की बात करें तो ये जो है सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्य बैंक शामिल है, ट्रेजरी बैंक, ये सभी जो है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये जो है ये भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है ये जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 2004 में इसका हस्तांतरण जो है ये वाणिज्य बैंक कंपनी के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्निर्मित उपलब्ध नहीं करता है। पुनर्निर्मित उपलब्ध नहीं कराता है ये जो है नाबार्ड बैंक, ये निर्यात आयात बैंक को पुनर्निर्मित नहीं करवाता है। तो आयात निर्यात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रमुख कार्य जो है अनुसूचित व्यापारी बैंकों को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, राज्य भूमि बैंकों को, ये सभी का जो है उपलब्ध करवाना है। लेकिन जो है निर्यात आयात बैंकों को उपलब्ध करवाना इससे पुनर्वितरित नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत वाणिज्य दर प्रावधान जो है प्रणाली की घोषणा की है। इसकी घोषणा जो है ये यूनियन बजट जो कि 1992-93 में किया गया है। तो 1992-93 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन बजट 1992-93 में जो है भारत सरकार के द्वारा मार्च 1992 में सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधारित परौदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में 1992 से 93 के बजट में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद जो है RBI द्वारा इसे लागू किया गया और यह जो है वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय पर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई थी, जो कि 1992 से 93 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। रामसर सम्मेलन की बात करें तो ये जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि। 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसलिए इसे जो है आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। हिमालय प्रदेश के रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व की बात करें
तो कार्बन जो है ये सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित की बात करें तो क्लोरोमाइसोटीन जो है ये टाइफॉइड नाशी है, और क्रिस्टल वायलेट जो कि प्रतिरोधी है, क्विनिन जो कि मलेरिया रोधी है। लेकिन एस्पिरिनी की बात करें तो एस्पिरिनी जो है एस्पिरिनी ये जो है निश्चेतक के रूप में नहीं कार्य करता है, ये जो है ये दर्द निवारक गोली है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिनी, जो कि एक दर्द निवारक है। अगला प्रश्न है कि वेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। वेसल कन्वेंशन की बात करें तो ये जो है विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश देता है। यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। जैविक ऑक्सीजन मांग की बात करें ये जो है ये जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापान के लिए जो है ये मापदंड है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो वियतनाम की राजधानी जो है ये हनोई में स्थित है। मैं कुछ देश की राजधानी का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वियतनाम की राजधानी जो कि हनोई है, जाम्बिया की राजधानी जो कि लुसाका है, वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, कजाकिस्तान की राजधानी जो कि नूर सुल्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और तजाकिस्तान की राजधानी जो कि दुशानबे है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो कि अशगाबाद है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो कि ताशकंद है। तो ये सभी देश की राजधानियाँ आप लोग जो है याद रखिएगा, क्योंकि एक न एक राजधानी जो है और ये बिहार एसएससी के हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग देश राजधानी जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता जो है सर्वोच्च सैन्य अलंकरण ये जो है ये सोमनाथ शर्मा थे। सोमनाथ शर्मा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 4वीं बटालियन। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है। बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन है, इसका नाम जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी है, लेकिन शिखर धवन को जो है ये कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए हैं। शिखर धवन क्रिकेट के कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए हैं। सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर और प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 8वें खिलाड़ी थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड मैं बता दूं आज का जो है GK GS का सभी प्रश्न जो कि 75 के थे, जो कि सेट नंबर 1 के थे, और इसे जो है हमने पूरा करा दिया है। ये जो है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट था। और अगर आप लोग वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है प्लेलिस्ट से 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट GK GS का आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।